देखो लास्ट सेशन तक अपना अकाउंटिंग इक्वेशन यानी फंडामेंटल्स जितना होता है ना वो सारा अपना हो चुका है, पूरा ए टू जेड फंडामेंटल्स, एक एक डेफिनेशन टर्म्स क्या होता है क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। स्टिल किसी का भी छोटा सा भी डाउट है मेरे से पर्सनली पूछ लेना, ठीक है? या फिर प्लेलिस्ट तो अपना चल ही रहा है, वहां से भी गो थ्रू कर सकता है। नोट्स मैंने ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर रखा है, तो वहां से प्रॉपर्ली नोट्स उतार लेना। कुछ भी डाउट रहे, इवन आप लोग जब घर पे भी पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट आया, सिली डाउट जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इमीडिएटली आप लोग मेरे को व्हाट्सएप में पूछ लिया करो, डिपेंडिंग अपॉन द राइट टाइम। यदि बहुत एक्सेस नाइट है, ठीक है, और मैं नहीं हूं तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग तुम लोग को क्या करूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, रात को टेक्स्ट करके छोड़ देना, लेकिन डायरेक्ट कॉल वॉल मत कर देना। देख लेना समय की सीमा, शादीशुदा आदमी। ठीक है, तो एक बार पूछ लेना भैया ये सही समय है क्या कॉल करने के लिए। तो हम फ्री होगा तो बोल देगा हाँ कॉल कर लेगा, हम ही कॉल बैक कर लेगा, ठीक है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसा चीज हम लोग सीखेगा जिसके ऊपर पूरा अकाउंटेंसी है, इफ उसमें तुम्हारा कमांड आ गया, कहानी खत्म है। क्योंकि तुम इससे पहले का इसका बाद का नहीं पता, बट ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आप दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट हो जाओ, बट आपको ये चीज जो अकाउंट्स का ये बेसिक चीज है दैट इज जर्नल, ये आना ही होगा। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने आप जर्नल नहीं करता, आपको उसमें डेटा फीड करना पड़ता है। जर्नल के बाद सारा का सारा स्टेप्स जितना अपन अकाउंट्स में सीखेगा वो सॉफ्टवेयर कर लेता है, ठीक है? बट स्टिल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को वो सीखना पड़ता है, बट जर्नल कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं करता। सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास एक रोबोट है, ठीक है, उसको आप जैसा कमांड दोगे वो काम करेगा। आपको पानी का बॉटल चाहिए तो आपको उसको बोलना पड़ेगा ना, मेरे को प्यास लगी है, पानी लेगा, इनपुट देना पड़ेगा। सिमिलरली जर्नल यानी बिजनेस में आप इनपुट दोगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आप जर्नल करोगे, एंड उसके बाद आगे का प्रोसेस तो सॉफ्टवेयर कर देगा। तो इस चैप्टर को मैं बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, ईमानदारी से एकदम अच्छे से सीखना। छोटा सा भी डाउट रहा तो मेरे से पूछना। जर्नल एंट्री जिसका स्ट्रांग हो गया, लाइफ के कोई भी लेवल के एग्जाम में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, हायर टू हायर लेवल चले। और जब तक तुम कॉमर्स स्ट्रीम में हो तुम्हें इसका जरूरत पड़ेगा, इसके बिना कोई भी चैप्टर, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है? तो एकदम सीरियसली लेना इस चैप्टर को, छोटा छोटा ब्रेक करके सिखाऊंगा, जितना जर्नल सिखाऊंगा उसको आप घर जाके रिवाइज करोगे, उसके ऊपर जितने मैं क्वेश्चंस बोलूंगा वो आप लोग अच्छे से करोगे, ठीक है? जहां फंसोगे सबसे पहले पीछे नोट्स जाओगे, देखोगे उस सिनेरियो में हम लोग को करना क्या था, भैया ने क्या बोला था, फिर भी नहीं सका तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको रिजॉल्व करेगा। जर्नल में बढ़ने से पहले देखो, चैप्टर तो करना अपने को जर्नल ही है, बिकॉज अकाउंटिंग का डेफिनेशन जब अपन ने पढ़ा था क्या था, इट इज एन आर्ट ऑफ identification of financial transactions which can be measured in includes recording, classifying, summarize। यानी पहला स्टेप रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल क्या कर रहे हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग, हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा जर्नल में। कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करेगा तुम, उसके लिए कुछ होना भी तो पड़ेगा ना। सपोज मैं तुमको बोलता हूं तुम अपने बिजनेस में 10 लाख का परचेज दिखा दो, परचेज ऑफ गुड्स, तो तुम ऐसे ही दिखा देगा क्या? उसके लिए क्या था, इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। रिलायबल कैसे बनेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रूफ होना पड़ेगा। सो हम लोग के पास सबसे पहले क्या था, वाउचर्स, इनवॉइस, बिल, उसके मदद से हम लोग क्या करता है, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स दोनों एक ही स्टेज पे, ठीक है? तो आपके पास बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, वाउचर्स। जैसे कोई आपने एक्सपेंस किया तो उसका वाउचर बिल आया होगा तुम्हारे पास। सपोज आपका स्टाफ बोलता है कि हम आप मेरे को भेजा था कलेक्शन करने के लिए कस्टमर से पैसा, तो मेरा क्या हुआ, ट्रेन का इतना भाड़ा लगा, तो ट्रेन का टिकट तो होगा, ऑन दैट बेसिस उसका इंफॉर्मेशन क्या हो गया, रिलायबल। ऑन दैट इंफॉर्मेशन आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड कर लोगे। वो बोलेगा हम होटल में खाना खाया था, तो होटल का बिल तो होगा, खाना खाया है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेगा, अकाउंटिंग कर लेगा। इफ आपने गुड्स परचेज किया है तो जिससे परचेज किया वो बिल देगा ना आपको, तो उसके बेसिस पे अकाउंटिंग करेगा। इफ हमने गुड्स सेल किया है तो हमने भी तो बिल दिया होगा ना, ऑन दैट बेसिस हम लोग उसका अकाउंटिंग करता है। तो सबसे पहले जर्नल किसके थ्रू होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है थ्रू
सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? वाउचर्स हो गया, बिल्स हो गया, वाउचर्स, बिल्स, इनवॉइसेस, बिल्स को भी इनवॉइसेस बोलता है, ठीक है। तो ये सारा इसके बेसिस पे अपन जर्नल करेगा। अब जर्नल करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारे अकाउंट्स में नेचर ऑफ अकाउंट्स कौन से होते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट्स, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें बहुत सारे अलग अलग अकाउंट के नाम यूज किया आपने, जैसे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल, ऐसे बहुत सारे, रेंट, ये भी सुना था, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब क्या अकाउंट है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट, कुछ ना कुछ तो है ना। तो सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना सीखना पड़ेगा कि कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हो, कुछ भी हो जाए, 3 नेचर में डिवाइड किया गया है। इट कैन बी पर्सनल नेचर, अकाउंट कैन बी ऑफ रियल नेचर, अकाउंट कैन बी ऑफ नॉमिनल नेचर। क्या क्या हो सकता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यानी तुम्हारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स बनाते हो तुम, इस 3 कैटेगरी के अलावा कोई चौथा कैटेगरी ऑफ नेचर है ही नहीं। इधर दे विल बी पर्सनल, दे विल बी रियल और नॉमिनल। अब पर्सनल का मतलब क्या? पर्सन से बना पर्सनल। कहीं बोलता नहीं मेरा पर्सनल मैटर है, यानी वो तुम्हारा मैटर है। पर्सन, पर्सन का मतलब इंसान। बट बिजनेस के अंदर आप क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं क्या? हम लोग बहुत बार कंपनीज के साथ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। क्या वो कंपनी, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कोई ह्यूमन बींग है? बट स्टिल दे आर पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन। एक होता है नेचुरल ह्यूमन बींग, जैसे हम लोग, आप, मैं, सब कोई, यानी जिसके अंदर हार्ट बीट है, वो क्या नेचुरल ह्यूमन बींग्स, क्रिएटर ऑफ गॉड। एक होता है क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसको हमने बनाया है, कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी फॉर्म का नाम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है? तो पर्सनल नेचर में कौन आता है? ह्यूमन बींग्स, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया तुम्हारा स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, कोई भी कंपनी, रिलायंस, अडानी, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। पतंजलि, ठीक है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ये सब जो कंपनीज के नेम है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल। ठीक है, कोका कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी तो क्या है? सब पर्सन है, बट दीज आर ऑल आर्टिफिशियल पर्सनल। क्लियर है? ये समझ में आ गया व्हाट इज नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल बोले तो ह्यूमन बींग्स, राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, गीता, बबीता, सीता, ये सब हो गए तुम्हारे नेचुरल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल में कौन होगा? कोई भी कंपनी का नाम, फर्म का नाम, स्कूल का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या बोला मैंने? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। पर्सनल का मतलब पर्सन, यानी जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जैसे हमारे मोदी जी कहीं पे भी यूएस में जाते हैं या कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी स्पीच देते हैं, तो वहां कुछ भी यदि उन्होंने अंड संड बोल दिया, खराब बात कर दी, रेपुटेशन किसका खराब होता है? इंडिया का ना। क्यों? बिकॉज वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली आई कैन से मोदी जी जब किसी आउटसाइड प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, स्पीच देते हैं, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन।
ही इज रिप्रेजेंटेटिंग अस। सिमिलरली सोचो, जब इंडिया टेस्ट वर्ल्ड कप खेलने गई अभी और हार गया ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड में, तो सब कोई किसको वाट लगाया? रोहित शर्मा। वाई? बिकॉज वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को। समझ में आया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब होता है व्हेन ए सिंगल पर्सनल नेम रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, आप लोगों को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना था इन द मंथ ऑफ मार्च, बट आपने दिया नहीं, बोला अप्रैल में साथ में देगा। ऐसा तुम्हारा कम से कम 15-20 एम्प्लॉयज है, पैसा देना था, दिया नहीं, कैसा एक्सपेंस है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेसिकली कैन आई से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज रिप्रेजेंटिंग all that expenses which is yet to be paid, है ना? जैसे कि तो हम लोग क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। बट क्या ऐसा लिखा था इंडिविजुअल नाम वाइज आउटस्टैंडिंग लिखा क्या? एक ग्रुप ऑफ पर्सन को हमने एक हेडिंग दे दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है? सो आउटस्टैंडिंग इज एन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सिमिलरली प्रीपेड का होता है, इफ बहुत अलग अलग जगह में तुम लोगों ने एडवांस में पे कर रखा है, बट वो तो सर्विसेज बाद में मिलेगा, तुम अपने बुक्स में उसको क्या रिकॉर्ड करते हो? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे एक्सपेंसेस को जिसमें तुमने एडवांस दे रखा है। क्लियर है? सो प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अक्रूड इनकम, बहुत से लोगों को तुमने गुड्स सेल किया होगा या फिर पैसा मिलना है, इनकम। जैसे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से ट्यूशन फीस ड्यू है, मिलना है, तो मैं उन सबका ट्यूशन फीस मिला के बोल सकता हूं ना कि मेरे को इतना अक्रूड, माय इनकम इज दैट मच अक्रूड। तो अक्रूड इनकम क्या कर रहा है? तुम सबकी ट्यूशन फीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब मैं इंडिविजुअली बोलने लगूं कि तनेज अक्रूड इनकम या फिर दिशाज अक्रूड इनकम, तब वो इंडिविजुअल हो जाएगा। बट मैं तुम सबका एक ग्रुप का नाम दे दूं अक्रूड ट्यूशन फीस, तो वो क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्लियर है? सो अक्रूड इनकम इज ऑल्सो एन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एक होता है एडवांस इनकम। यदि सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझे एडवांस में ट्यूशन फीस दे रखा है, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? इंडिविजुअल नाम वाइज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ओके फाइन, बट मैं सारों को मिला के एक ही हेड दे दूं एडवांस इनकम, तो वो एडवांस इनकम क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे लोगों को जिन्होंने मुझे एडवांस में फीस दिया। क्लियर है? समझ में आया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो मैंने इसमें 4 एग्जांपल बोले जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं हमारे बिजनेस में। कौन से? नहीं, रिप्रेजेंटेटिव में अभी 4 एग्जांपल लिए, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, एडवांस। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। क्लियर है? तो पर्सनल कैटेगरी में 3 चीज आएगा अपने पास। बिजनेस में जितने भी ह्यूमन बींग्स के नाम होंगे, कहां गया रे? किधर गया? लैग कर गया? कोई बात नहीं, नेट तो वर्क कर रहा है, तो इसको क्या हो? ये भी कर। सो पर्सनल में कौन सा होगा? एक होगा नेचुरल पर्सनल। कौन आएगा इसमें? ह्यूमन बींग्स। बिजनेस में ह्यूमन बींग्स का मतलब डेटर, क्रेडिटर, इफ वो लोग ह्यूमन बींग्स है तो। इफ तुमने किसी रिलेटिव से लोन लिया है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल पर्सनल। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल। नेचुरल पर्सन में आ जाएंगे मेरे ह्यूमन बींग,
बीइंग ह्यूमन नहीं, एग्जाम्पल राम, श्याम, घनश्याम, सीता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लक्ष्मण, हनुमान, आदि पुरुष सब डाल देगा इसमें। आदि पुरुष का नाम मतलब भाई अभी कंट्रोवर्सी हो जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन कौन आता है इसमें? नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइज, जरूरी नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मंदिर, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी, वो सब भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सब आएंगे मेरे आर्टिफिशियल पर्सन में, जैसे कि रिलायंस, जैसे कि मेहुल ऑटोमोबाइल्स, दिशा ग्रोसरी एक्सेट्रा। वीर मेडिक्योर, टाइमिंग होना चाहिए ना, तब कस्टमर आएगा। लास्ट कैटेगरी कौन सा था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सही है विनायक होंडा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? accrued, outstanding, prepaid, एडवांस, ये सब तुम्हारा किस में आ जाएगा? ACCRUED, accrued, outstanding, prepaid, एडवांस, ये सारे इस नेचर के अकाउंट किस में जाएंगे? पर्सनल में। हाँ, पर्सनल का सब बाइफर्केशन पूछे तुमसे कभी भी तो बता देना कि नेचुरल पर्सन है या फिर आर्टिफिशियल या फिर रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है ये चीज? एक होता है रियल, रियल मतलब है, सच में बात है इसमें, कुछ रियलिटी में कुछ तो दम है। तो धंधे में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें दम लगता है हम लोग? ऐसा पावरफुल चीज है ये मेरी, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स आर द रियल थिंग्स। तो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है जो अदर देन पर्सनल कैटेगरी है, अब जैसे डेटर, डेटर तो पर्सनल होगा ना। बैंक क्या होता है? बैंक इज अ पर्सनल, बिकॉज हर बैंक का कुछ ना कुछ तो नाम होता ही है ना, तो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएगा। यस, यानी ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस अदर देन पर्सनल कैटेगरी सब रियल होता है, सारा का सारा रियल नेचर के अंदर में आएगा। कैश पर्सनल है या रियल है? रियल। कैश किसी का, इंसान का नाम देखा आज तक? कैश खेम का या फिर कैश किसी दुकान का नाम? कैश। गांधी जी का फोटो लगाना पड़ेगा उधर 2 बाल के साथ। कैश एक्सचेंज नाम ही बदल गया ना, हम बोला सिर्फ कैश। हाँ, तो होता भी नहीं है। सो बेसिकली रियल नेचर में क्या आएगा? इधर लिखेंगे ऑल दी एसेट्स, बिजनेस के जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं एक्सेप्ट पर्सनल नेचर, क्योंकि पर्सनल तो उधर चले गए। ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट पर्सनल नेचर। बिजनेस के कितने पिलर्स हैं?
कौन से एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। मैं एक बात बताऊं, तुमने दो पिलर कवर कर ली, एसेट एंड लायबिलिटी, बिकॉज तुम्हारे धंधे में एसेट जो है या तो वो रियल होगी या कोई ना कोई इंसान होगा जिससे पैसा लेना है। तो if वो इंसान है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा पर्सनल कैटेगरी में चला जाएगा। और if कोई इंसान है जैसे मशीनरी, एग्जाम्पल लिख सकते हैं इधर, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, ये सब क्या हो गया, रियल नेचर। क्लियर है? हेलो। एसेट्स तो सारा या तो रियल होता है या फिर पर्सनल नेचर का होता है। लाइबिलिटीज सारा का सारा पर्सनल है, कोई भी लाइबिलिटी उठा के देख लो, सारा पर्सनल है। कैपिटल कोई ना कोई तो इंसान है, इंसान का नाम ही तो कैपिटल होता है, नेचुरल पर्सन। किसी से लोन ले रखा है, लोन या तो बैंक से लेंगे या कोई इंसान से लेंगे या किसी कंपनी से या फर्म से लोगे, कंपनी, फर्म, बैंक, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन। और इंसान से ले रखा है तो नेचुरल पर्सन। हाँ, कैपिटल तो कौन होता है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन तो जीता जाता है इंसान है। क्लियर है? कोई भी लाइबिलिटी दिमाग में आ रहा है तो बोलो, सारा पर्सनल होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर, सब कुछ, सारी लाइबिलिटी, धंधे की जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो सारी पर्सनल है। आई बात समझ में? तो हमारे पिलर्स चार थे, एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। दो पिलर तो चले गए इसके अंदर ही। कौन से चले गए? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो कौन से पिलर बच गए? हेड भी कितना बच गया, नेचर भी कितने बच गए? एक। पिलर कितने? बहुत ना इंसाफी है, उपाय नहीं है, दोनों ही नॉमिनल। आया समझ में कि नॉमिनल नेचर में क्या होगा? ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट्स आर कंसिडर्ड एज नॉमिनल नेचर। कोई नहीं जाएगा, यहीं पे बांध के रख लेगा सबको। ठीक है, समझ में आया? चार पिलर्स है। देखो, हर चीज को दिमाग में रिटेन करने का लॉजिक होता है। अब आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारे चार ही पिलर थे। इफ मैंने एसेट्स एंड लायबिलिटी सारी मेरी या तो पर्सनल है या रियल है, तो बचे क्या? दो पिलर, इनकम एंड एक्सपेंस। वो किस में जाएंगे? नॉमिनल नेचर। यानी बिजनेस के जितने भी इनकम अकाउंट्स है, जितने भी एक्सपेंस अकाउंट है, वो सब नॉमिनल नेचर होती है। इनकम बोले तो सेल्स एक इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हम बिजनेसमैन है तो सैलरी क्यों लेंगे, हम तो देंगे। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। यदि तुमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या किसी को लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। इफ तुमने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस का, तो कंपनी लोग से तुम्हें प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड जो आता है वो भी इनकम है। फिर आप लोग रेंट पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, सैलरी पे करता है, वेजेस पे करता है। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, चाय, कॉफी। सैलरी और वेजेस में डिफरेंस है। सैलरी जब आप अपने फिक्स्ड एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे करते हो, देन इट इज नोन एज सैलरी। वेजेस लेबर को देते हैं जो डेली बेसिस पे होता है, एक दिन का काम किया उसको उसका पैसा दे देगा, उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली वेजेस फैक्ट्री में पे किया जाता है एंड सैलरी ऑफिसेज में पे किया जाता है। क्लियर है ये चीज? तो नॉमिनल नेचर में क्या आएगा? ऑल दी क्या चीज? सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, कोई नेचर नहीं है। उसके बेसिस पे तो हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी मदद से अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। अब अकाउंटिंग करनी है यानी जर्नल या सब्सिडरी, उसके पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा उसके अंदर मेरा कौन सा अकाउंट हिट कर रहा है।
पर्सनल नेचर इंपैक्ट हो रहा है, रियल नेचर इंपैक्ट हो रहा है, या नॉमिनल नेचर इंपैक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा जर्नल एंट्री बनेगा। क्लियर है? ऑल दी एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट comes under this category, nominal nature। मगजमती गई? पक्का? श्योर शॉट? तो सर्टेन एग्जाम्पल्स मैं लिखूंगा, तुम लोग भी मेरे साथ साथ लिखना, और उसके आगे बताते जाना कि वो पर्सनल है, रियल है, या नॉमिनल है। क्लियर है? आप लोग बताते जाओगे एंड साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। कमीशन पेड, वाई? एक्सपेंसेस है, ठीक है। जब आप बोलोगे ना नॉमिनल पर्सन, तो ये भी बताना क्यों, क्या है वो बिजनेस के लिए। तो मैं नॉर्मली लिख देता हूं एन, चलेगा? पर्सनल के लिए पी, रियल के लिए आर, नॉमिनल के लिए एन। कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि ये इनकम है। करेक्ट? पक्का तुम लोग को ट्यूशन चाहिए? यस सर। हाँ, लग नहीं रहा है। अक्रूड कमीशन, कमीशन आपको आंसर बदल गया। कोई एक आधा बेचारा सही बोल रहा था, दूसरे की आवाज के नीचे उसकी आवाज दब गई है। बाबू ट्राई करो। पर्सनल, अरे बताया था ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कोई भी आपका अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस किधर जाए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तो पर्सनल के अंदर ही आएगा ये। क्लियर है? तो ये हो गया पर्सनल। इसकी सब कैटेगरी कोई पूछे तो तुम बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अक्रूड का मतलब तुमने अर्न कर लिया बट पैसा मिलना बाकी है, ड्यू हो गया। नॉट डेटर, डेटर में तो आपने गुड सेल करते हो, ठीक है। डेटर कैन नॉट बी टर्म्ड एज अक्रूड इनकम। उससे जो प्रॉफिट इनकम है वो तुम बोल सकता है, बट नॉर्मली तुम बोल सकता है कि जैसे तुमने किसी को लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए साल का, बट वो दिया नहीं, वो बोला हम नेक्स्ट ईयर देगा, तो करंट ईयर का जो इंटरेस्ट नहीं मिला वो हो गया तुम्हारे लिए अक्रूड इंटरेस्ट। या फिर कोई मेरा 11th का स्टूडेंट का बच्चा मेरे को बोले कि भैया हम 12th में साथ में फीस दे देगा, तो 11th का मैं तो पढ़ाया ना मैंने, तो करंट ईयर का जब मैं इनकम काउंट करूंगा मेरे को वो इनकम काउंट करनी चाहिए। तो यस, इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर बट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर और नेक्स्ट ईयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रीपेड सैलरी। इस बार क्यों नहीं बोला तुम लोग? कोई रियल, कोई नॉमिनल? हाँ, कैसे? प्रीपेड लिखाया था ना, अक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस। इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मतलब कहां जाएगा? पर्सनल कैटेगरी में। एडवांस इनकम, पक्का? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, yes, this is artificial personal। अरे LIC, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखा है ना, LIC का ऑफिस होता है। LIC तो एक ऑर्गेनाइजेशन है,
तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल। क्लियर है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड क्या हो? नहीं, लीज होल्ड का मतलब एक तरह से रेंटेड ही होता है, बट रेंटल में दो चीज है। एक होता है हम नॉर्मल प्रीमाइसेस को रेंट पे लेते हैं, तो वहां पे रेंटल एग्रीमेंट 11 मंथ्स का बनता है और उसका रेंट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक होता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, जो गवर्नमेंट 100 ईयर्स के लिए, 100 तो नहीं होता आजकल, 99 ईयर्स के लिए, 99 ईयर्स के लिए तुमको भाड़े पे दे देता है। मतलब इन शॉर्ट तुमने लीज पे लिया है। जितने भी कोल माइंस है जहां से कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली कोल माइंस का कोई भी इंडिविजुअल ऑनर नहीं होता, उनको लीज पे दिया जाता है कि ठीक है आप वहां पे कोल एक्सट्रैक्ट करो और बिजनेस करो अपना। कोई भी स्कूल्स है, स्कूल्स को जो प्रॉपर्टीज मिली हुई है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको अलॉट कर दिया। गवर्नमेंट हर जगह तो खुद काम नहीं कर सकती ना, तो वो क्या करती है, अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टीज को लीज पे देती है, भाड़े पे। बना सकते हो इफ यू हैव, बट नॉर्मली वी नीड एन असिस्टेंस, हेल्प चाहिए होता है। सपोज तुम नॉलेजेबल पर्सन, यू हैव अ ग्रुप ऑफ टीम, सब कुछ कर सकता है, बट तुमको सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट अभी तुम नॉर्मल भाड़े पे लेने जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा ना, तो तुमको प्रॉपर्टी भी अच्छा खासा बड़ा सारा चाहिए, तो इसके लिए तुम गवर्नमेंट के पास जाता है, बोलता है मेरी मदद करो, मैं आपके सिटी के अंदर या आपकी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल बनाऊंगा, वहां पे नॉमिनल रेट में सारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। तो गवर्नमेंट तुम्हें क्या करता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी सस्ते रेंट पे, एकदम सस्ता नॉमिनल रेंट पे तुम्हें अलॉट कर देते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग लीज होल्ड। ठीक है, भाड़े पे ले रखा है। लीज बेसिकली लंबा ड्यूरेशन के लिए होता है। इट कैन बी 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, एंड मैक्सिमम लीज पीरियड 99 ईयर्स का होता है, उसके बाद रिन्यू करवाना होता है। यानी ये तो एक्सपेंस हो गया अपना नॉमिनल पे। कैसे? एसेट की तरह वो तुम्हारा भाई। हाँ, एक तरह से तुम ही तो मालिक है। अरे भाई, कोई किसी इंसान के पास 99 ईयर्स के लिए प्रॉपर्टी उसी की है, तो अपने मालिक की तरह रखेगा ना। 99 ईयर्स से कौन जिंदा रहता है? बहुत रेयरली ना। तो यदि कोई प्रॉपर्टी लीज होल्ड में है, मतलब वो तुम्हारी एसेट ही है, तुमको उसको अपने मालिक की तरह ही रखना है, बट ऑन पेपर तुम कभी भी एक्चुअल ऑनर नहीं होते, बट इट इज योर एसेट। जैसे कि सपोज तुमको कहीं शिलोंग तक घूमने जाना है, आजकल तो ऐसा होता है कि हम लोग गाड़ी हायर, गाड़ी ड्राइवर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ गाड़ी चाहिए, चलाना हमको आता है। दोस्त लोग के साथ जाएगा, पार्टी करते करते अपना स्टाइल में चला के लेके जाएगा। क्या कैब मिलता है जो तुम लोग भाड़ा में करके ड्राइव करके लेके जा सकता है? हाँ मिलता है। अरे तुम बड़ी गोवा में जाता है, गोवा में जाएगा, गोवा में तुमको पता है एक्टिवा, बाइक, महंगा सब कुछ मिलता है। यहाँ पे भी, अपने यहाँ पे भी जूम कार है। तुम क्या करो, जूम कार को वो कर लो, हायर कर लो, मतलब उससे गाड़ी भाड़े पे ले लो, मस्त चला के आओ, 1 दिन 2 दिन। गुवाहाटी में ही मिलता है शायद है। तो आपको क्या होता है, भाड़े में मिल जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, वो कार लीज पे ले रहा है, भाड़े पे ले रहा है, लेकिन जब तक वो कार आप चला रहे हैं, आपको अपने मालिक की तरह ही उसको यूज करते हो ना। ऐसा तो नहीं है जो तो कुछ भी जहां तहां ठोक देगा, पैसा भी तो पूरा भरना पड़ेगा ना। तो आप उसकी केयर वैसे ही करते हो, आप थोड़ा सा लेसर केयर करते हो जो एक एक्चुअल ऑनर करता है, बट स्टिल यू टेक अ गुड केयर ऑफ दैट एसेट, राइट? तो जब तक तुम्हारे पास है वो तुम्हारी एसेट हुई ना। कल को तुम चला रहे हो, कोई रास्ते पे आके तुमको ठोक दिया, तुम कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं भैया, भाड़े पे लिया है, जाओ जाओ ऐश करो, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो उसको रोकेगा, भैया पैसा भरो, आपने जो ये ठोक दिया इसका पैसा कौन देगा? क्लियर है? तो वही चीज है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली इट इज योर एसेट। तो किधर जाएगा ये? रियल। क्लियर है? डेटर, That is an पर्सनल। अरे सारा डेटर का कोई ना कोई नाम होता है, या तो वो इंसान होगा या वो ऑर्गेनाइजेशन होगी। क्लियर है? मैंने बोला ना, रियल नेचर में क्या आता है, ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट पर्सनल। तो पर्सनल हट गया तो ये तो कहां जाएगा? पर्सनल नेचर में। क्लियर है?
अब देखता है इसको कौन सही बोलता है। ड्रॉइंग्स, ओके, किसी ने मुझे बोला ड्राइंग धंधे के लिए खर्चा है। वेरी गुड। देखो, मैं हूं बिजनेस का मालिक, ठीक है, मुझे अपने पर्सनल अय्यासी के लिए पैसा चाहिए, तो मैं बिजनेस से निकाला रुपए और मस्त जाके स्पा वगैरह करवा के आया हूं। तो क्या ये खर्चा बिजनेस का है क्या? कैसे बिजनेस का खर्चा है? मेरे को पैसा चाहिए था, मैंने बिजनेस को बोला बिजनेस मेरे को पैसा दे, मेरे को जाके स्पा करवाना है, मैंने ले लिया पैसा, बिजनेस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं खर्चा करके आ गया। बताओ बिजनेस के लिए खर्चा था क्या? कैपिटल जा रहा है तो एसेट कैसे हुआ? तो बिजनेसमैन का पैसा तो ऑलरेडी बिजनेस में होता है, तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस क्या करेगा? मेरे कैपिटल को कम कर देगा ना। अल्टीमेटली ये पैसा का इंपैक्ट बिजनेस क्या करेगा? कैपिटल से कम करेगा। कैपिटल क्या है? कैपिटल कौन सा नेचर है? पर्सनल। तो ड्राइंग्स क्या हुआ फिर? कौन कर रहा है? नेचुरल पर्सन, मालिक का पैसा है ना, तो मालिक का पर्सनल एक्सपेंस। ड्राइंग्स इज नीदर एन एक्सपेंस नॉर एन इनकम फॉर द फर्म। धंधे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए जो लेके जा रहा है उसका क्या कर रहा है। बिजनेस तो सिंपली क्या करेगा? उसके कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। आई बात समझ में? सो ड्राइंग इज नीदर एन एक्सपेंस नॉर एन इनकम फॉर द फर्म। बिजनेस को सिंपल सा लॉजिक पता है कि यदि ऑनर निकाल के लेके गया है तो मैं इसके कैपिटल को कम कर दूंगा। क्लियर है ये चीज? तो ड्राइंग्स कौन सा नेचर हुआ फिर? पर्सनल। कौन सा पर्सनल? नेचुरल पर्सनल, क्योंकि ये मालिक का है, तो मालिक क्या होता है? नेचुरल पर्सन। तो ड्राइंग्स इज ऑल्सो ए पर्सनल नेचर। क्लियर है ये चीज? कभी बोल मत देना नेक्स्ट टाइम से कि ड्राइंग बिजनेस का एक्सपेंस है, कभी भी नहीं। क्या चीज पढ़ा है? नहीं, कैपिटल ही तो कम कर रहा था हम लोग। ड्राइंग से कैपिटल कम होता है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कैपिटल कम होता है, बट कैपिटल कौन सा नेचर है? वो तो एक पर्सन ही है ना, तो अल्टीमेटली पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सही बोलता है। बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी हम लोग को रीपे करना है, तो सर ये पर्सनल में होगा। यस, मैंने बोला था सारी की सारी लाइबिलिटी पर्सनल होती है, और नाम ही क्या लिखा? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस ऑफ द बैंक। तो बैंक तो भाई कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ही होती है ना, तो ये आर्टिफिशियल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक बहुत सारा फैसिलिटीज देता है, जैसे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज बेसिकली एक तरह से वही चीज है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं होता है फिर भी तुम शॉपिंग कर लेता है ना, तो यानी वो तुम्हारे बैंक बैलेंस नेगेटिव है। बहुत बार क्या होता है, जब आपका अच्छा ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, बैंक में, तो कभी कभी आपके बैंक में सपोज पैसा है सिर्फ 10,000 और तुमको किसी पार्टी को पे करना है 40,000 अर्जेंटली, तो बैंक वो एक्स्ट्रा 30,000 तुमको अलाउ कर देता है, ठीक है आप पे कर दो, चेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका अकाउंट से चला जाएगा पैसा। तो वो 30,000 माइनस में चला गया, अब तुमको बैंक को वापस रीपे करना पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्ट के साथ। बैंक इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करती है, जब भी ओवरड्राफ्ट होता है बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। एंड बिजनेस के अंदर में ये तो हो गया ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्या है? जब आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और आपका बैलेंस नेगेटिव चला गया तो उसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलता है। इसी तरीके से आप लोग एक सीसी लिमिट लेता है बिजनेस में, ठीक है, कैश क्रेडिट। घर पे जाना, आज पापा को पूछना पापा ये सीसी लिमिट क्या होता है? सीसी लिमिट इज बेसिकली, एक बिजनेसमैन को बिजनेस में सबसे बड़ा चीज चाहिए पैसा, ठीक है। हाँ, बहुत बार क्या होता है बिजनेस में हम लोग सेल तो क्रेडिट में करते हैं, बट हमें बाई कैश में करना पड़ता है, पीछे पार्टी को टाइम पे पेमेंट करना होता है, एंड बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है वो तो पे करने ही पड़ेंगे, चाहे तुम्हारे बिजनेस में रेवेन्यू हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से तुम्हें धंधे में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, राइट, बहुत सारा पैसा। तो आप लोग बैंक से सीसी लिमिट लेते हैं, और बैंक क्या करता है,
ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टॉक, मतलब तुम्हारे दुकान में कितना गुड्स है, कितना वैल्यू का गुड्स है, और ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड डेटर्स तुम्हें सीसी लिमिट प्रोवाइड कर देता है। सीसी लिमिट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट ओनली, कि कोई कोई बिजनेसमैन को 10 लाख मिलता है, किसी को 5 लाख, किसी को 20, किसी को 50, किसी को करोड़, किसी को 10 करोड़, डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस टू बिजनेस। मतलब उसके अकाउंट में उतना पैसा हो चाहे नहीं हो, बट वो उतना पैसा यूज कर सकता है बैंक से, दैट इज सीसी लिमिट, जिसको हम लोग नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, आज जाना पूछना जरूर, पापा ये सीसी लिमिट होता क्या है? तो सेम चीज देखना, कहानी बाबू बताएगा। जब हम लोग के पास पैसा नहीं होता है तो बैंक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है, जो हम लोग के पास पैसा नहीं होते हुए भी हम किसी को पे कर सकते हैं, और बाद में आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप वापस बैंक में जमा कराता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा माइनस में, माइनस का प्लस में हो जाता है। क्लियर है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा नेचर है? आर्टिफिशियल पर्सनल। क्लियर है? कैरेज इनवर्ड, पहले तो मुझे बताओ कैरेज का मतलब क्या होता है? भाड़ा, सामान। कैरेज मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स को लेके आते हो या लेके जाते हो, तो वो जो भाड़ा लगता है ना, उसको हम लोग कैरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, ये भाड़ा है। तो बिजनेस के लिए एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस क्या है? ये एक्सपेंस। अरे इनकम कैसे? कैरेज तो हमेशा एक्सपेंस ही होगा। एक्सपेंस है तो कौन सा नेचर हुआ? नॉमिनल। ये तो चलो क्लासिफाई कर लिया हम लोग, नॉमिनल है, एक्सपेंस है। अब ये समझता है इनवर्ड का मतलब क्या? क्या घर पे आ रहे हैं क्या? मतलब यस, जब गुड्स हमारे घर पे आते हैं, यानी जब हम लोग गुड्स बाई करता है, तो यार ट्रांसपोर्टर से लेके हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस तक आने में भी तो कुली भाड़ा वगैरह लगता है ना, ठेला कुली ये सब लगता है, लेबर चार्जेस। तो वो हो गया कैरेज इनवर्ड। एक होता है कैरेज आउटवर्ड, मतलब हम लोग जब गुड सेल करता है, सेल करने के टाइम, एक्सपोर्ट नहीं, लोकल भी सेल करने के टाइम यदि हमने कोई ऐसा किया एक्सपेंस, तो उसको हम लोग बोलता है कैरेज आउटवर्ड। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? सेल्स, सेल्स कौन सा नेचर है? इनकम जनरेट। यस, इनकम अकाउंट है, तो ये मेरा नॉमिनल। परचेजेस, यस, नॉमिनल। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आर्टिफिशियल पर्सनल, राइट, वेरी गुड। गुडविल, रियल, रियल, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, किसी का सुना नाम गुडविल? ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम गुडविल नहीं होता, इट्स एन इंटेंजिबल एसेट। तो ये क्या हो गया? रियल। पेटेंट्स, पता है ना पेटेंट्स क्या होता है? क्या होता है पेटेंट्स? आपका कोई भी चीज का जैसे कॉपीराइट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मेरे नाम पे रजिस्टर करा देंगे तो हम बनाएंगे। यस, जब आप अपनी कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हो और उसको जब अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते हैं, देन इट इज नोन एज पेटेंट्स। क्लियर है ये चीज? कैपिटल, नेचुरल पर्सनल। कौन पी जाएगा ये तो? हेलो जी भैया। ठीक है, हाँ तो अंदर आ जाइए आप। कॉलेज नहीं भैया, वो कहीं किसी से भी पूछिए, काली मंदिर का कैंपस में आ जाइए, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है B3 एकेडमी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियल, पक्का, ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, ठीक है। पर्सनल कितना कैटेगरी का था, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आएगा, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ठीक है। रियल नेचर में क्या आएगा, सारा एसेट एक्सेप्ट पर्सनल। नॉमिनल, all the incomes and expenses accounts comes under nominal। क्लियर है ये चीज। अब देखो जाते जाते आज अपन रूल्स को समझ लेता है, सो दैट नेक्स्ट सेशन में अपना आराम से जर्नल बनाना शुरू हो जाएगा। अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, दो अप्रोच है। एक है ट्रेडिशनल, जो चले आ रहा है पुराने जमाने से, वो हो गया ट्रेडिशनल, और एक है मॉडर्न अप्रोच। एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 बेसिक गोल्डन रूल्स है। Yes, there are 3 golden rules of accounting। और मॉडर्न ने क्या किया, उसी गोल्डन रूल्स को थोड़ा सा ब्रेक करके अंडर दिस accounts is classified under 5 heads। बोलते हैं कोई भी अकाउंट बना लो आप धंधे में, 5 ही तरह का अकाउंट होता है, छठा है ही नहीं। बेसिकली तो 4 ही होता है, फालतू ही 5 बना दिया इन लोगों ने। 4 ही बनाना चाहिए था, जो हमारे 4 पिलर्स है, वही 4 बेसिक्स है। अपन 4 को ही समझेगा तो काम हो जाएगा, 5वां अपने आप समझ में आ जाएगा। तो 3 गोल्डन रूल, सबसे पहले ये समझता है कि गोल्डन रूल मुझे क्या बोलता है। पहला गोल्डन रूल पता है किसके लिए बनाया, पर्सनल नेचर के लिए बनाया। फर्स्ट गोल्डन रूल, इफ आपके बिजनेस में कोई भी पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन या एक ट्रांजैक्शन में पर्सनल नेचर के अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, देन ये वाला रूल लगेगा। ये क्या बोलता है कि जब भी कोई भी पर्सन आपसे रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्योंकि धंधे में कुछ भी होगा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। इफ समथिंग इज डेबिटेड देन अदर नीड्स टू बी क्रेडिटेड। तो पहला रूल जो पर्सनल नेचर के लिए बनाया उन्होंने, दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर से बोलना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है? ये किसके लिए बनाया? पर्सनल नेचर के लिए। देन नेक्स्ट नेचर कौन सा था अपना? रियल नेचर। उसके लिए उन्होंने बोला कि ये तो एसेट है, तो जब धंधे में आएगी तो डेबिट करो, और जब जाएगी तो क्रेडिट करो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड, हाँ बात एक ही है, डेबिट द इनवर्ड एंड क्रेडिट द आउटवर्ड। या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी ये रियल नेचर का ही बना। जब बिजनेस में एसेट आएगा तो डेबिट करेंगे, और एसेट जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो अभी तक 2 रूल सीखे। पहला रूल क्या है?
Debit the receiver, credit the giver. Second rule, debit what comes in, credit what goes out. Clear है? And the last nature, nominal. इसमें कौन से अकाउंट आते हैं? कौन से अकाउंट आते हैं? इनकम एंड एक्सपेंस. तो इसने बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. लॉसेस भी तो खर्चा ही है. एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यानी धंधे में जो भी इनकम और गेन होगी वो क्रेडिट होगा, और जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो डेबिट होगा. क्लियर है ये चीज? तो ये 3 गोल्डन रूल्स है. रात को 3 बजे भी उठा के आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो क्या बोलेगा? पहला गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर. सेकंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. थर्ड रूल, लॉसेस क्रेडिट ऑल. ओके, टेल मी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कौन से नेचर के अकाउंट के लिए? रियल नेचर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किसके लिए? पर्सनल. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, नॉमिनल. क्लियर है ये चीज? इसी चीज को मॉडर्न ने क्या किया? अब मॉडर्न है थोड़ा चालबाजी करेगा. अब क्या हुआ? पहले ट्रेडिशनल में वेलवेट पैंट चलता था, ऐसे लंबा मोरी वाला जो अमिताभ बच्चन पहनता था, बेल बॉटम, फिर वेलवेट कपड़ा भी चलता था तुम्हारा. अब वापस वही तो घूम के आ रहा है मॉडर्न तरीके से. बेल्ट थोड़ा इनोवेटिव, उसमें अलग टाइप का उसी कपड़े का बेल्ट लगा दो, वो सब कर लो, तो वो मॉडर्न है ना. हाँ, रिप्ड बेल बॉटम, फैशनेबल बंदा है अपने पास. तो वही चीज, वो हो क्या रहा है? मतलब उन लोग ट्रेडिशनल को ही तो मॉडिफाई कर रहा है, तो मॉडर्न ने वही क्या? मॉडर्न बेसिकली बाहर वाले लोग, बाहर वाले लोगों को ये नई रूल समझ में आते थे. उन्होंने बोला कि अकाउंट्स 5 ही हेड्स में आता है. बट मैं तो बोलता हूं अकाउंट्स 5 हेड्स नहीं है, 4 ही पिलर्स में है. 4 पिलर्स है अकाउंट्स के. कौन से कौन से? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी. बस ये 4 ही तो हेड्स है. अब इन्होंने क्या किया? लाइबिलिटी को तोड़ दिया. एक तरफ इंटरनल लाइबिलिटी और एक तरफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी कर दिया. दैट इज, एक तरफ कैपिटल को रख दिया और एक तरफ अदर लाइबिलिटीज. बात तो एक ही है. क्यों 5 हेड्स बनाए? 4 हेड्स ही रहने देते, कितना अच्छा लगता. 4 पिलर होते हैं हर चीज के. नौटंकी तो करनी थी, कर ली, कोई बात नहीं. तो समझ में आया ये? अब इसके अंदर इन्होंने क्या सिखाया देखो. इन लोग बोलता है, इनकम की बात करते हैं अपन पहले. धंधे में क्या होगा? या तो इनकम बढ़ेगा या इनकम घटेगा, 2 ही चीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज. इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. तो बोलता है इनकम जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट करो, और इनकम डिक्रीज होगा, यही तो बेचारा ट्रेडिशनल बोलता था, क्रेडिट ऑल इनकम्स. धंधे में इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, और घटेगा तो उसका उल्टा ही होना है ना. तो वही तो मॉडर्न बोल रहा है. क्लियर है? बस तरीका है. सिमिलरली अब देखो, जैसा इनकम के साथ हो रहा है वैसा ही आपका लाइबिलिटी के साथ होता है. लाइबिलिटी भी क्या होगी? या तो बढ़ेगी या फिर घटेगा. इफ धंधे की लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है वो जज कर लो. इफ बिजनेस में लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, तो क्रेडिट, और लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है तो अपन क्या करेगा? डेबिट. एक बात बताओ, सारी की सारी लाइबिलिटीज कौन सा नेचर होता है?
पर्सनल, और हमने पर्सनल का रूल क्या लिखा था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वही तो चीज हो रहा है यहाँ पे भी। लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो क्रेडिट यानी वो गिवर है, हम लोग को दे रहा है, और यदि हम लोग उसको वापस रीपे करेगा तो वो रिसीवर हो जाएगा ना। तो वही चीज इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। तो ध्यान रखना, इनकम्स एंड लाइबिलिटीज के लिए रूल सेम है। इनकम एंड लाइबिलिटीज के लिए रूल सेम है। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। क्लियर है ये चीज? अब बच क्या गया? एक्सपेंस एंड एसेट, बिकॉज मैं फिफ्थ पिलर की बात ही नहीं कर रहा हूं। फिफ्थ पिलर तो इसी के अंदर आ गया ना, लाइबिलिटी के अंदर ही। कैपिटल के साथ भी सेम ही होता है। तो जो दो पिलर्स हमारे बच गए, कौन से? एसेट एंड एक्सपेंस, ये दो ही बच गया ना। तो बोलता है धंधे में यदि या तो एसेट बढ़ेगा या फिर घटेगा, या फिर एक्सपेंस बढ़ेगा और एक्सपेंस कम होगा। तो जब इंक्रीज होगा, जब भी इंक्रीज होगा तो अपन को क्या करना है? डेबिट। और जब भी डिक्रीज होगा तो अपन क्या करेगा? क्रेडिट। क्योंकि एसेट्स देखो धंधे में आती है तो डेबिट, और जाती है तो वही तो हो रहा है, वही कहानी तो हो रहा है। यानी जो चीज ट्रेडिशनल बोलता है वही मॉडर्न है, बस ट्रेडिशनल में थोड़ा सा रूल्स याद रखने पड़ते हैं। 3 रूल एक बार फिर से बोलोगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब बात करते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में अपने पास 4 पिलर है: एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है? एसेट एंड एक्सपेंस एक जैसा है और इनकम एंड लाइबिलिटी एक जैसा है। देखो लॉजिकली सोचना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था धंधे में या तो पैसा आता है या जाता है। पैसा आता है तो क्या होगा? खुशी देगा या लाइबिलिटी देगा? या तो हेडेक है, या तो खुशी है मतलब इनकम, या तो हेडेक है। यानी इनकम और लाइबिलिटी हमेशा पैरेलल है। तो इनकम और लाइबिलिटी के लिए एक ही रूल बना दिया, क्या? कि बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। अब पैसा जा रहा है, जब पैसा जाता है या तो खर्चा है या मेरा एसेट्स खरीदा होगा मैंने, राइट? तो इन दोनों को एक साथ रख दिया, एसेट एंड एक्सपेंसेस को। तो रूल भी सेम है उनके लिए, क्या है? बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। क्लियर है? इतना चीज पूरा आप अच्छे से रिकॉल करके लाएगा, रिवाइज करके आएगा। ठीक है? जब भी हम पूछेगा तुम लोग का निकलना चाहिए, क्योंकि इफ ये नहीं क्लियर है तो जर्नल भी नहीं बना पाओगे। इसी के बेसिस पे अपन जर्नल बनाना सीखेगा। क्लियर है? That's all for today. Thank you.